भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से कैनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। कल फैसला आएगा और नतीजे आपके सामने होंगे। कौन कहाँ कितनी दूर ये पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत सारे बयान हैं, बातचीत का सिलसिला है। लेकिन भैया जी कहीं में एक बात बहुत जी हाँ जी, गाना गाना ही चल ही रहा है देश में, और क्या चलना है। बस आपका आपका मनोरंजन हो। क्या नाम है आपका? हाँ जी, प्रिय शालिनी। प्रिय कौन है इसमें और शालिनी कौन है? या बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। गाना ही चलवाएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गर्मी के बीच में आप तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक यात्रा पूरी हुई और वो यात्रा 17 से शुरू हुई, हालांकि उससे पहले भी कर रहा था, लेकिन 17 से लगातार 24 तक यकीनन इसी कैनॉट प्लेस में, इसी जगह पे भैया जी कहीं के साथ हम जुड़े रहे। आप तमाम सारे लोगों का स्नेह मिलता रहा। एक लंबी यात्रा 24 में मैंने करी, फरवरी से निकल के 20,000 किलोमीटर के आसपास का सफर तय किया और उसके बाद आपके पास पहुंचे। तमाम सारी थकान, तमाम सारे मुद्दे, लेकिन उन सब के बीच में आपका बेहद स्नेह और प्यार, इसका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। हमारी टीम आपकी जिंदगी भर ऋणी रहेगी। लेकिन लगता है जैसे 24 के बाद एक नया सवेरा होना चाहिए और एक नई बात होनी चाहिए और एक नई बात तरीके से शुरू होनी चाहिए। मैं जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आकाश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरा थोड़ा उतरा हुआ क्यों है? खड़े होइए। हाँ हुआ है। हाँ? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है। और ये जो गोदी पोल चल रहा है, कल जनता का एग्जैक्ट पोल आने वाला है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा जब, हाँ जी, हाँ एक मिनट, मैं पाजी बोल लेना। अच्छा अच्छा, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। कांग्रेस वाले मुकाबले में ना रहें, सिर्फ शपथ ग्रहण बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आक्रमण होता है, और आक्रमण नहीं होता, उसे कहते हैं बात कहने का तरीका, तो अच्छा लगता है। जब आपने बात कही तो बाकी जगह होता तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते, लेकिन मैंने आपका स्वागत किया और खुले हृदय से स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये बात कही। हाँ जी, हाँ हाँ। जनता का इन्होंने बोला एग्जिट पोल कल के बाद ईवीएम तो नहीं करने लगेंगे, वो भी इनसे पूछ लीजिएगा। ये ईवीएम का रोना बहुत जल्दी रोने लगते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को ईवीएम ना करना पड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। ईवीएम की बात हम करेंगे ही नहीं, ये आज रात से ही चालू कर दी उन्होंने। अच्छा। बीजेपी वाले कभी नहीं करेंगे ईवीएम की बात, ध्यान रखना। अच्छा, इससे पहले कि मैं भटक जाऊं, अनुजा, हाँ, आज मैं आ रहा हूं। बाबा जी, त्रिशूल क्या हो गया? त्रिशूल, अरे अरे, जब फरवरी में गया था तब तो त्रिशूल था, अब कहां गया त्रिशूल? कलयुग में चोरी हो गया। बाबा जी का, मैं फरवरी में था तब ये आए थे और मैंने कहा था, बहुत ज्यादा मतलब हल्ला हो रहा था, तो मैंने कहा था बाबा थोड़ा हल्ला कम कर दो, और त्रिशूल ही खो दिया अपना। कोई बात नहीं, नया त्रिशूल ला के दिया जाएगा आपको, पक्का ला के दिया जाएगा, आ जाएगा त्रिशूल, आ जाएगा। अनुजा कपूर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक लंबी मुलाकात रही है आपसे भी शो की, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं आप भी, एक इनिशियल रिमार्क? जनता का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था जो आज खत्म हुआ। आज जनता जीतने वाली है, कल एक जो डेमोक्रेटिक विन होने वाली है। मेरे भाई ने बोला, कांग्रेस कह रहे हैं कि उनका जनता का मूड किस तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पर मोदी मूड किस तरीके से मंत्र मुक्त हो गए हैं लोग, कि आज जो कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगते हैं, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जगह जिसने सिर्फ मोदी जी की धड़कनों को नहीं सुना,
मोदी जी के साथ कनेक्ट किया है। मोदी वो है जो लोगों के साथ, दिलों के साथ कनेक्ट करते जी हाँ, रुको बाबू जी, ज्यादा नहीं बोलो, फिर हम बताएंगे। फिर अभी त्रिशूल खोया, पता नहीं फिर आगे क्या हो। नहीं, फिर मैंने इसीलिए टोका था आपको मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी का, कितना पंजाब में और कितना दिल्ली में? मुझे लगता है कि प्रतीक भाई, कल का दिन हाँ। बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान की जनता जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ वोट दिया है, वो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कल लोकतंत्र का और संविधान की जीत होगी, और जनता का जो एग्जैक्ट पोल आएगा, एग्जिट पोल आएगा, वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 295 से ज्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। 295 से ज्यादा इनकी हैं। बहरहाल बातचीत का सिलसिला जोड़े। अरे क्या खरीद लाए भैया? हाँ, सूझ लेते आए। अरे शूज ले आए। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी। आपसे मिलने के लिए आज चले आए। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। अरे मैं तो उधर से निकल के इधर आ गया, लेकिन जूता उता ले लिया। जी जी जी। हाँ, बहुत कस के पहनिएगा, कस के फीता बांधिएगा, क्योंकि ये जूता का ही सारा खेल है। जो जितना चलता है जूता उतना ही खिलता है। और बताइए साहब। ठीक है सर, आप बताइए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम अयान है। अयान साहब कहाँ के बाशिंदे, कहाँ के रहने वाले हैं? खड़े चुपचाप। हाँ जी। पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत में मैं इस बार 5-6 दिन रुक गया था। तो बताइए इस बार क्या, वहां तो सीट बदल गई थी, मतलब कैंडिडेट बदल दिए गए थे। इस बार क्या रहना है वहां पे पीलीभीत में? इस बार भाई इंडिया गठबंधन है। इंडिया ये है जी। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? विकास पांडे। विकास का जी, कहाँ से हैं आप? मऊ। मऊ से। मऊ भी जाना हुआ था हमारा, और आपके यहाँ तो बहुत अच्छी बिनाई होती है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? विकास, बोलिए विकास, आप क्या कहते हैं? जो सरदार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी, हाँ। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा जिसको यही नहीं पता कि वो परसों कह रहे थे कि गांधी जी जो हैं उनको कोई नहीं जानता। नेल्सन मंडेला को जानते हैं लोग, दुनिया में गांधी जी को कोई नहीं जानता। और ये जो मैडम है, ये कह रही हैं कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो आदमी शंकराचार्यों को बेइज्जत करके अकेले कैमरे पे, इवन एसपीजी वालों को भी हटा दिया, अकेले जो कैमरे में आना चाहता है, ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बहुत दुख की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं विकास, बहुत एक मिनट रुको। जय श्री राम रुको। एक बात विकास कहना चाहता हूं, जब भी प्रधानमंत्री के बारे में बोले, मैं आपके पिताजी हो चाहे घर में परिवार में कोई, मैंने माइक नहीं हटाया, इसलिए जानबूझ के नहीं हटाया। जब भी बोले थोड़ा शालीनता। एक मिनट आ रहा हूं विकास, इतनी हड़बड़ाहट, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा बेटा इतना ही बड़ा है। थोड़ा सा शालीनता बेटा, थोड़ी सभ्यता, वो बहुत जरूरी है। मैंने जब उन्होंने बोला, विपक्ष ने दिया, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपका अभिनंदन करने का मन करता है। इतना विशाल हृदय होना चाहिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका इससे बड़ा उत्सव कहीं पूरी दुनिया में नहीं। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ आपका ओपनिंग रिमार्क्स? मैं आ रहा हूं विकास। एक बात ध्यान रखना, जब सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ और शाइस्तगी के साथ कोई बात कही जाती है तो उसका असर होता है, वरना लगता है ये रिएक्शन है। रिएक्शन में ना जाओ, हर आदमी रिएक्शन में फंसा है। अपनी वार्तालाप में अपनी बात को कहने का एक शऊर पैदा करो। जो कहता शब्द है शऊर पैदा करो। जी नीति जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। सबसे पहले तो 140 करोड़ की जनसंख्या का मैं अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगी कि देश के महापर्व, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान डाला। और दूसरा, आपका प्रतीक जी, आपकी परिश्रम की यात्रा, आपके न्यूज़ 18 के प्रति समर्पण की यात्रा और भारत की जनता के आगे एक उत्कृष्ट पत्रकारिता की एक पराकाष्ठा को, जब मील का पत्थर आपने जो स्टैब्लिश किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी, थैंक यू सो मच। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं होता। आप ईवीएम पे बात कहते रहे, दोषारोपण करते रहे, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता। मुझे एक पैटर्न के तहत, इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोले मुझे एक पैटर्न के तहत गालियां दी गई या अटैक किया गया। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास, गौर करना बात पे कि ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या कोई ईवीएम और डीएम को प्रभावित कर सकता है, क्या कोई रिटर्निंग ऑफिसर को प्रभावित कर सकता है? डिबेट का सिरा मैं छोड़ता हूं, सबसे पहले कांग्रेस को ही इनवाइट करूंगा और सबसे पहले कांग्रेस का रिमार्क। जी जनाब। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो चंडीगढ़ रहा है। पूरे देश ने देखा है किस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर होता है।
चुनाव आयोग की बात आज मैं सब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुझे बताइए, मैं उसको तुरंत उसको बर्खास्त करता हूं। बिल्कुल, मैं वो इलेक्शन कमिश्नर से क्या अपेक्षा करूंगा जिसको असंवैधानिक तरीके से मोदी जी ने सीजीआई का जो प्रतिनिधित्व था उसको हटा के 2+1 में गलत तरीके से उसको लाया गया है। जिसके लिए लाया गया वो उनका काम करेंगे, तो उनसे हमको तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। हमको अपेक्षा आपने जब आप इस मुल्क में आए तो ये संस्थाओं का गठन हुआ, इतना ज्यादा आप ही ने नींव डाली है। मैं तो यहां तक कह देता हूं कि आपने नींव डाली है इन लोगों की, और आप अपनी ही नींव पर शक व शुबा करते हैं। मुझे तो यही बड़ा आश्चर्य होता है। जी 2014 के बाद एक दूसरा भारत, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है कि 2014 के बाद एक नया भारत आ गया। यकीनन नया भारत आया है, यकीनन 2014 के बाद एक नया भारत आई और एक नई अंगड़ाई है। मैं आ रहा हूं, आप आराम से खड़े रहिए। यकीनन 2014 के बाद है। जी बीजेपी, आप अभी तक नहीं 2014 का डेट भूल पा रहे हैं, अब वो कह रहे लो 2024 भी आ गया है। जी कांग्रेस से पूछती हूं, ये नवीन चावला कौन है? नवीन चावला कौन है? इलेक्शन कमीशन के अंदर 2009 के अंदर आप भी वही दोषारोपण। नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। हाँ। तो इन्हीं से पूछूं, शुरुआत तो इन्हीं की थी। 2004 के अंदर सोनिया गांधी ने उनको लाकर कमिश्नर बनाया, 2009 के अंदर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। अब आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोषारोपण आप कर रहे हैं, जिन्होंने खुद उस ऐसे आदमी को लाकर खड़ा किया जो इनके लिए खड़ा करे, जो इनके लिए बातें करे, जो यहाँ पर इन सोनिया गांधी जो अनफिट थी उनको इन्होंने खड़ा कर दिया। अरे इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक राजीव गांधी ये बात करते हैं, राजीव गांधी तो टपक ही गए। गलत शब्द का इस्तेमाल, गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मैं अनुजा आप शालीनता के साथ, पार्टी विद डिफरेंस है, तो शालीनता जरूरी है, शालीनता बहुत जरूरी है। मैं टपकने का मतलब वो टपकना नहीं, उस देश का प्रधानमंत्री था, इस देश का पूर्व प्रधानमंत्री था। डेमोक्रेसी के अंदर राहुल गांधी जी का भी, जहां पर आप राजीव गांधी की बात करते, राजीव गांधी का भी इलेक्शन होना चाहिए था। क्या इंदिरा गांधी के बाद इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। राहुल गांधी जी के जो पिता रहे राजीव गांधी, उनको डायरेक्टली उनको पोस्ट पे खड़ा कर दिया, और आज ये मोदी जी के बारे में पूछ रहे, आज इलेक्शंस के बारे में पूछ रहे। इन लोगों का हक नहीं है जो बिना किसी इलेक्शन के राजीव गांधी को फौरन खड़ा कर दिया, इसी तरह से इंदिरा गांधी को। ठीक, मैं नीति में दे दूंगा, पहले रिप्लाई इन्हीं को करना पड़ेगा। मैं मैडम जी से पूछना चाहूंगा कि जितने सांप्रदायिक भाषण इस चुनाव में मोदी जी ने बोले हैं, क्या किया चुनाव आयोग ने? ये कोड ऑफ कंडक्ट का मिसयूज नहीं था, इसके ऊपर एक्शन लिया इन्होंने। ये कंडक्ट से बताता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था। ठीक। सबसे पहले तो विश्व में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई संस्था है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो हमारा इलेक्शन कमीशन है। और मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल से सिर्फ एक प्रश्न कर रही हूँ। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर संशय है तो क्या राहुल गांधी अगर रायबरेली और वायनाड से जीत जाएंगे इस्तीफा देंगे? क्या कन्नौज से अगर अखिलेश यादव जीत जाएंगे इस्तीफा देंगे? राइट। भाई जब देश में डिजिटल इंडिया नहीं था तब भी 24 घंटे के भीतर वोटिंग प्रतिशत लोगों को पता चल जाता था। अब इलेक्शन कमीशन 11 दिनों बाद अगर ये चीजें हो रही हैं तो सवाल तो खड़े। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पहले 44 दिन इलेक्शन का प्रोसेस चले, फिर 7 दिन गणना हो, इस देश में सिर्फ यही चलता रहे? बताइए आप। मैं वो उस चलने का समर्थन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन जब हो रहा है उसके कुछ घंटे बाद आप जारी कर दीजिए कि वोटिंग प्रतिशत क्या था प्रथम चरण और सेकंड चरण में। जिस तरह से 1 करोड़ 7 लाख वोटों में वृद्धि की गई, 6% वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई, तो वही मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया है ना सर, इस समय इस डिजिटल इंडिया में आखिर तो डिजिटल इंडिया का ही तो परिणाम है कि हम आप ईवीएम पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी प्रतीक भाई, भाजपा के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी कांग्रेस ने नवीन चावला को ले आया, मतलब ये मानती इन्होंने गलती किया तो ये भी गलती कर रही हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन को अपने घर की बात मान रही हैं। पहली बात। दूसरी चीज ये है, इलेक्शन कमीशन पे संदेह तब पैदा होता है जब चंडीगढ़ में वोटों की चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन अपने घर में बैठा होता है। जब इंदौर में
सारे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है, वहां पे सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, तो वो फंदे पैदा होता है। जब सूरत में सारे कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है, वहां सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, तो फंदे पैदा होता है। और तब फंदे पैदा होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता रहता है, इलेक्शन होता रहता है, और विपक्ष के नेताओं को एजेंसियां लगा करके जेल में डाला जाता है, इलेक्शन कमीशन धरे पे हाथ धर के बैठी रहती है, तो फंदे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपसे तो यह भी कहा जा सकता है विपक्ष से कि आप ग्राउंड ढूंढ रहे हैं कल की, कि कल क्या जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे, तो कल कैसे जवाब देंगे इसका ग्राउंड आज ही बनाना चाहिए। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बनारस से। तो वोट तो डाल के आई थी? नहीं डाला? डाले हैं। क्या नाम है? पूनम जी। कुछ बोलना चाहती पूनम जी? बहुत थकी लग रही, पानी पिला यार इनको, पहले पानी लाओ इनको, दो पानी ला के दो, बहुत थकी हुई है जी। हाँ, ये लीजिए बोतल, बिल्कुल लीजिए जी। बोलिए, कुछ कहना है? अच्छा, पानी पीजिए, मैं आता हूँ जी, पानी पीजिए, मैं आता हूँ जी। अनुजा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहोगे? पूछिए इनसे। अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ भी तो हमारे पास ही आया ना, क्या वहां पर वोटिंग नहीं हुई? क्या वहां के लोगों की बातें नहीं है? आज 2014 से 2019, 2024 क्या आप हारते नहीं गए? क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक भी नहीं रहे? क्या आने वाले मुद्दों के लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि इनकी ईवीएम का रोना 2024 के 1 मई से शुरू हो गया। इन्होंने 1 मई से रोना शुरू कर दिया, मार्च में से रोना शुरू कर दिया। मैं तो बस एक ही बात, मैं तो सूरत, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अब पूरा देश। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं अनुजा, मैं आ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कांग्रेस से, आप ही के समय में बहुत सारी आप संस्थाएं गिनाते हैं कि इसरो का हमने किया, हमने तमाम सारे सैटेलाइट भेजे। अरे आप ही ने इलेक्शन कमीशन के जमाने में, और आप अपनी नींव पर भरोसा नहीं रखते, आखिर क्यों? मैं आता हूं जी, तुमसे नहीं पूछा था मैंने। ये अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते, जो इनके दादी और इनके दादा ने जो कानून बनाया था उस पर भरोसा नहीं करते ना। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, कल की बात कर रहे हैं, इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी जब कल जेल जा रहे थे तो पहले गांधी जी के वहां समाधि पर गए, मत्था टेक। तो क्या गलत हुआ? सुनिए, गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं। गांधी जी की विचारधारा इन्होंने पढ़ा है, वो मदिरा के खिलाफ थे, मदिरा का विरोध करते थे, और मदिरा के घोटाले में ये गांधी जी के सामने मत्था टेकने जा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इनको, यही अरविंद केजरीवाल है। शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कहते थे 30 एशिया शीला दीक्षित जी ने लगा ली है, 45 करोड़ का बंगला इन्होंने बना लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही अरविंद केजरीवाल जी है। मैं इनसे आज पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बताइए, 1 हफ्ते के अंदर शीला दीक्षित को आप जेल डालना चाहते थे, आज देखो समय का परिवर्तन है। ये समय है कि एक ईमानदार महिला के ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाया, वो तो जेल नहीं गई, वो स्वर्ग पहुंच गई, जेल ये चले गए। बोले देखिए, हाँ जी, बहुत सही बात कही। अब ये जनता है, अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन देती है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? शिव प्रताप जी, कहाँ से आना हुआ? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अच्छा, बोलिए, क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी में। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, सब ठीक है, हम तो बस आपकी। सब ठीक है, कोई ऐसी कोई बात गड़बड़ी की नहीं है? तो डिम्पल जहाँ तक है निकली जाएगी, वहाँ पे डिम्पल निकल जाएंगी, ऐसा लग रहा है। गढ़ है, यादव का गढ़ है, वो यादव का गढ़ है, वहाँ निकल जाएगी। वहाँ ईवीएम तो नहीं गड़बड़ करेगा? वहाँ ईवीएम, वहाँ आक्षेप लग रहा है, ईवीएम तो वहाँ गड़बड़ है ही। गड़बड़ है, पूरे देश में गड़बड़। गजब है भाई, गजब है। हाँ जी, कांग्रेस अगर जीत जाती है हाँ। तो कहीं गड़बड़ नहीं है, और अगर हार गई तो सब जगह गड़बड़ है। कैसी बात है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम ठीक है और कांग्रेस हार जाए तो गड़बड़ है? ये कैसी बात है? ये तो कल के बाद आपको पता लगेगा। अच्छा, कल के बाद आपको पता चलेगा जी। ऑफ कोर्स कांग्रेस, देखिए, अंडर करंट है देश में, वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर खाली हिंदुत्ववादी का जो इंटैक्ट वोट बैंक है, जो अंधभक्त है, उसी का वॉइस वोकल है। जो साइलेंट वोटर है, कल वो निकाल देगा और हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार कल बनेगी। ये वही बात हुई कि कांग्रेस हार गई तो ईवीएम खराब है, और जीत गई, अरे जोर से बोलो भाई,
है कहाँ से आना हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट औरैया। डिस्ट्रिक्ट औरैया। पानी तुम्हारा औरैया ही वाला है जी। क्या काम करते हो? गैस का। है? गैस की सप्लाई। गैस की सप्लाई। वाह क्या बात है। सिलेंडर क्या भाव? 803 रुपए का। 803 रुपए का। 830 जी 803। 803 रुपए का। हाँ आप बोलो भाई, क्या कह रहे थे तुम? हैं? मैं तो यही कह रहे थे, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी आएंगे आएंगे आएंगे। मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे। रुको भाई, आजा नया आदमी को बोलने दो। रुको 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 रुको। मैं बहुत दिनों बाद आए। मैं आप पूछूंगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। बहुत दिनों बाद आए। मैं भी बहुत दिनों बाद ही आया हूँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन शर्मा जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी कहा कि हिंदुत्व के जो समर्थक हैं अंधभक्त। हाँ। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पर्दा हटा दीजिए। ये पर्दा जब तक रहेगा ना, ये सत्ता में नहीं आ सकते। मैं हिंदुत्व का इनको परिभाषा सुनाना चाहता हूँ। हिंदुत्व पता क्या है? अगर आप नारी का सम्मान कर रहे हैं, हिंदुत्व है। अगर उसकी रक्षा के लिए कहीं खड़े होते हैं, वो हिंदुत्व है। किसी मजबूर को अगर आप उसकी अपलिफ्टमेंट करते हैं, वो हिंदुत्व है। और वही सरकार आज कर रही है, इसी के बल पर आ रही है, यही हिंदुत्व है। और यही अगर ये अभी तक अगर इसने समझे नहीं, ये कभी सत्ता अगर 100 साल भी नहीं आ पाएंगे। देखिए, मैं एक मिनट चुप खड़े रहो। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जनता के विचारों को मत नकारिए। हार गए चुनाव। सुनिए, चुनाव, मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। चुनाव हार गए तब भी सीखने के लिए है, और जीत गए तब तो चुनाव जीतने के बहुत सारे सबक आपके पास हैं, क्यों जीते। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए। मैं आता हूं, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने हिंदुत्व को अंधभक्त कहा। मैं अगर नहीं, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा जो अंधभक्त हैं। मैं वही इनसे कहना चाहता हूं कि आपके जनता ने तो आपको देख लिया कि आप जिसने हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने की बात की, आप उसके साथ खड़े हैं, तो हिंदू आपके साथ खड़ा होगा। ये हिंदुस्तान के जन जन लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। सर, मैं भी एक ऑटो चालक हूं, और हर आदमी, हर ऑटो वालों, हर हिंदुस्तानियों ने ये कहा है कि वो सनातन धर्म को खत्म कर रही है डीएमके पार्टी, उसके साथ ये गठबंधन में है, तो हिंदू इनके ऊपर भरोसा करेगा? नहीं, रिप्लाई करने का चांस ही नहीं का बनता। रुको भाई, बार बार आप ना करिए। एक ही बार सुन लिया। वो जो जिनका नाम ले रहे हैं वो मेरे यहाँ बसते हैं। अब मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा। जोश आ गया, थोड़ा जोश। अच्छा, जोश तो आना ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जोश हमें भी अच्छा लगता है। कल तक बचा के रखेंगे। हाँ जी, कल तक के बचा के ले रखिए। थोड़ा बहुत तो जोश मुझे अच्छा लगता है। और जिनका नाम ले रहे हैं वो मेरे आराध्य हैं, वो यही है मेरे, है जी। और उनका नाम है क्या? जय श्री राम। क्या नाम है? जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। हाँ, नाउ यू रिप्लाई जी। मेरे मित्र ने जो कहा, मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम के लिए राजनीति के लिए वापरा जाता है, वहाँ गलत। ना सर, मैं आपको टोकूंगा। उन्होंने कहा जो पर्दा लगा रखा है वो पर्दा उठा दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जो सनातन की बात करते हैं, तो सनातन के अंदर आदि योगी शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य का अपॉइंटमेंट किया था। अब राम मंदिर के उद्घाटन में वो 4 शंकराचार्य ने अधूरे राम मंदिर का विरोध किया। फिर क्यों आप राजनीति के लिए उद्घाटन करके आए? कहाँ का मसला कब ला रहे हैं जी? कहिए, कैसे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम विनय झा है, मैं मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार से। नीति जी, मैं आ रहा हूँ अभी के पास। मधुबनी बिहार से हैं जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है उसमें पक्ष और विपक्ष होता है, तो इसमें जो विपक्ष का है जो बहुत कमजोर है विपक्ष, तो मतलब विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो भी मजबूत हो। हाँ। क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहेगा तो सत्ता पार्टी मतलब अपना रूलिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। हाँ। तो उसके लिए मैं माननीय राहुल जी से और माननीय विपक्षी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे ये बोल रहा है तेजस्वी जी से, अखिलेश जी से, जो वो सब जो गलती है उनका, वो अपना बेसिक क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, जो लोग उन पे विश्वास करें। क्या बात है भाई, क्या काम करते हो? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। देखो, तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट बराबर रहता है, तो तुम एकदम परफेक्ट आदमी हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम इतना ग्रो कर रहे हैं, हाँ। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे ये भी आग्रह है कि हम लोग बहुत मतलब पर इनकम जो व्यक्ति आए हैं उसमें बहुत लो पे हैं,
तो वो उस पर भी थोड़ा माननीय मोदी जी का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो भाई, शाइस्तगी से विकास कैसे बात कही जाती है। बड़े सुनो, आज 23 साल उम्र है तुम्हारी, यहीं पे तुम्हें सिखाने वाले भी मौजूद हैं और यहीं तुम्हें भड़काने वाले भी लोग मौजूद हैं। तुम्हें भड़कना नहीं है। तुमने इस शब्द का इस्तेमाल किया, माननीय मोदी जी, है ना, मुझे अच्छा लगा। माननीय राहुल जी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे बोलना यार। तुम्हारे लिए प्रोग्राम करता हूं मैं अपने लिए प्रोग्राम करता ही नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी जो बात अच्छी है उसको तो मैं कहूंगा ना। मेरा जब बात सही ढंग से कही जाती है तो दूर तक। उसने कहा कि मेरा दर्द है कि जो खाई है अमीर की अमीर और गरीब की गरीब, उसको पाटना चाहिए, भरना चाहिए। अपनी बात बोलो। जी मैं बोल रहा हूँ, आप जो भाषा पे बोले हैं, हम बोले हैं कि मधुबनी से है, वो उसका मतलब ही होता है मधुर वाणी, जहाँ की ज्यादा चाशनी ना गिराओ यार। हाँ जी, अब इतना भी तुम चाशनी गिरा दोगे तो मैं समेट भी ना पाऊंगा। जी बोलिए। एक अटल सत्य तो ये है प्रतीक जी, कल 4 जून हाँ। अभिजीत मुहूर्त में कांग्रेस तीसरी बार 2 नंबर 2 आंकड़ों में 2 डिजिट में सिमटने वाली है और वही तीसरी बार बीजेपी है एनडीए सरकार बनाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे हाथ उठाने से देखो ये इनकी आवाज थोड़ी, इनकी आवाज है, अपने हिसाब से बोलती हैं ये। बात रखने दीजिए। हाँ। और अभी कह रहे हैं कि मैं 300 का आंकड़ा पार करूंगा तब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम कहां जाएगी। ये ईवीएम और इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े दिखाती है ना, ये आंकड़े उसका प्रतिबिंब है जो देश में आज आर्थिक अवस्था हमारी 5वीं हो चुकी है। आज अगर परीक्षा में चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी अगर देश के युवा को एड्रेस करते हैं तो ये वो ईवीएम दिखाती है। अगर हम आज लाभार्थी वर्गों के साथ, महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर किसानों से लेकर बात करते हैं तो ईवीएम उसका प्रतिबिंब दिखाती है। और वहां पे आज राष्ट्र हित की बात लेकर, आज हिंदुत्व की बात लेकर, और जो भगवान राम कहते कहते गांधी जी चले गए, आपके हाथ में देश सौंप गए, वही राम का जब मंदिर हुआ उस पर जब आपने प्रश्न उठाया तो ये ईवीएम आपको जवाब देगी कि देश में राष्ट्र। ठीक, मैं आ गया तो आप ही के पास आऊंगा, आप ही का नंबर भी बनता है जी। लेकिन मैं भी एक बात, मैं आ गया आपके पास, मैं ज्यादा दिन के लिए चला गया था। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा है? तो इतनी भाव भूमिका क्यों बांध रहे हो कि अरविंद कुमार? अरे अरविंद ही तो हो तुम। हाँ तो खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज मैं खुद भूल गया और वो ये था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी डेमोक्रेसी में जो वोट कास्ट हुए हैं, और उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली पहले बजाई जाए। जिन्होंने वोट डाला उनका अभिनंदन, और जो नहीं डाल पाए वो प्रेरित करेंगे अगली बार कि वो वोट जरूर डालें। उनके लिए भी ताली बजाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाथ बांध के ना खड़े हो, दोनों हाथ खोलो जी। बोलिए वेरी क्विक, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। मैं यही कह रहा था कि देश को एक बहुत ही मजबूत विपक्ष मिलने वाला है कल। अच्छा तो मान लिया आपने? नहीं, और वो मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। मैं एकदम तल्लीनता के साथ कह सकता हूं। और ईवीएम को लेकर जो चीजें कही जा रही थी, कल ईवीएम देश के जनता के भावना को बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित करेगी और टीम इंडिया 300 पार। भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे भाई राहुल, सरस्वती बैठ गई आपके। सरस्वती बैठ गई। हम भारतवासी हैं, कोई भी परिस्थिति हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल मुझे जितना आप भी मान रहे हो धीरे धीरे। प्रतीक भाई, कल भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में जरूर बैठेगी। जैसे राहुल भाई ने बोला, कल 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। हर युवा खुश रहेगा। अच्छा पहले तो आप कहते थे 400 पार नहीं पहुंचेंगे, अब ये 295 का आंकड़ा क्यों बोलने लगे आप? 295 इंडिया गठबंधन कर रहा है प्रतीक भाई। हाँ मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया। पहले तो आप कोई गठबंधन की फिगर नहीं बताते थे, अब फिगर बताने लगे। नहीं, चुनाव के बाद जो ग्राउंड पर रिपोर्ट आई है, जो जनता ने अपना एग्जिट पोल दिया, तो मुझे सरकारी तंत्र पे, यानी सरकारी क्या, वो स्वायत्त संस्था है, उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा अपने कार्यकर्ता पे है, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पे। क्या नाम है साहब? बाबूजी सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आना। नोएडा से? तो ब्रेक लूं या आपसे बात करूं? जो आपकी इच्छा। नहीं, पहले मैं आपसे बात करूंगा। सुजीत जी इतनी दूर से आए, ब्रेक तो मैं लेता ही हूँ, रोज लेता हूँ ब्रेक, फिर ले लूंगा। जी क्या काम करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है, कैसा चल रहा है? आज स्टॉक कैसा रहा? स्टॉक मार्केट? स्टॉक का बिजनेस नहीं है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है। अच्छा ट्रेडिंग का है? मटेरियल ट्रेडिंग जाता है। मटेरियल ट्रेडिंग। मैं तो वैसे पूछ लिया, मैंने देखा था शाम का, इवनिंग का पेपर देख रहा था तो उस पर नजर मेरी चली गई थी। जी बोलिए। आपका प्रोग्राम तो देखते रहते हैं टीवी पे जी। आज पहली बार लाइव देखने का मौका मिला मेरे को, मैं आया भी हूँ। और मैं एक चीज़ सारी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए जीत हार तो लगी रहती है,
और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष में जो कमियां हैं जो मैं उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ, जो भाई ठीक है, आप अपने नेतृत्व में कम से कम सुधार लाने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश कीजिए देश के प्रति जिससे कि एक रचनात्मक पृष्ठभूमि खड़ी की जा सके। मैं एक बात 55 साल सत्ता में रहे, 55 साल, और तब ये बैठे रहते थे कहीं 1 सीट या 2 सीट, या पहले तो था ही मामला नहीं, लेकिन स्टडी करिए। मैंने कहा कि चुनाव हारेंगे तब भी सीखने का मौका है, और जीते तब तो वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बाबा जी, है ना? हाँ, शंकर महादेव है जी। हाँ जी, देखिए मेरे शो में नहीं, मेरे शो में ये सब नहीं। 2 बयान मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। पहला, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने। चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि दिखना भी निष्पक्ष चाहिए। सवाल इस पर यह कि क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं दिख रहे थे या चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, सवाल यह था। अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के झूठे राष्ट्रवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कहां चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे थे। जितने भी सांप्रदायिक भाषण मोदी जी के हुए, मंगलसूत्र से लेके भैंस चोरी तक, क्या यह सही निष्पक्ष चुनाव था? क्या चुनाव आयोग ने कोई बीजेपी के ऊपर कार्रवाई की? जिस तरीके से भाजपा ने पूरे चुनाव को अपने नरेशन से चलाया, चुनाव होते होते मतदान के दिन तक मीडिया पूरी तरह से मैनेज होकर लोगों को इम्पैक्ट कर रही थी, ये क्या चुनाव निष्पक्ष हुए इस देश में? मीडिया मैनेज कर रही थी। मीडिया को पूरी जोशी, उनके जो ओएसडी है वो डायरेक्शन दे रहे थे, और अंतिम चरण तक मीडिया वो बता रही थी और प्रचार कर रही थी। बुरा हुआ कि नहीं कुछ रह गया? अभी गाली वाली देना और दे लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, और अगर सुना नहीं तो फिर काहे के लिए? सुनने के लिए तो हम ही हैं। बिल्कुल पूरा सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। अपेक्षा है मैं सुनूंगा आपकी बात सुनूंगा कि मीडिया को बिल्कुल एकदम डायरेक्शन मिल रहे थे। जी प्रतीक भाई, इस देश का चुनाव भले ही चुनाव आयोग ने निष्पक्ष अपना काम नहीं किया हो, लेकिन 2024 का चुनाव ये पूरी तरीके से बुनियादी सवालों पे हुआ है, बेरोजगारी पे हुआ है। ये तो मैं ले लिया, ये तो बात आपकी बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर आपके 295 आ गए तब फिर क्या होगा? गजब, तब तो फिर क्या होगा? फिर कौन किसकी सुन रहा था? मैं आ गया। अरे यानी ये सवाल, मेरा बुनियादी सवाल आपसे है कि आप जो कहते हो आपको उसी पे भरोसा नहीं है कि आप 295 लाओगे या नहीं लाओगे, इसी पे भरोसा नहीं है आपको। अरे कहिए। अरे एक बात और कि मीडिया, एक बात बता दें आपसे, मैं पिछले 27 साल से तो टीवी पे काम कर रहा हूं साहब। आपका नाम भूल गया मैं, सुजीत भाई। 27 साल से तो टीवी में और लगभग 6 साल मुझे प्रिंट मीडिया में। मीडिया का इतनी कोई ताकत नहीं है, लगता बहुत है, इतनी ताकत नहीं कि कोई किसी को चुनाव जिता पाए। चुनाव हमेशा आपके कार्य, आपके विजन, आपके गोल, आपका दृष्टि और आपकी दिशा निर्देश पे चलता है। चुनाव मीडिया से नहीं। मीडिया क्या, आप क्या पर्दा डाल देता है? पर्दा डाल दिया। वो ऐसा है जी। क्या हुआ? मूर्ख से जैसे बात कर रहे हैं। कह रहा है ये मूर्ख जैसी बात कर रहे, पागल है। नहीं वो अरे दिमाग, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। क्या है कि वो ऐसा कौन सा पर्दा है जो डाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा पर्दा? भाई साहब क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार राय। सुमंत कुमार राय अगर कहते हैं कि नहीं ये सरकार ने काम अच्छा नहीं किया, ये सरकार अच्छा नहीं कर रही थी, ये सरकार ने धोखा दिया किसानों के साथ, इसका इसका इसका, ये जाके ईवीएम पे बटन दबाया है, तो लाख कोशिश करे मीडिया, भैया होगा तो वही जहां जहां बटन दबा के आए हैं, वोट तो वही जाएगा, वो वोट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आपका परसेप्शन क्या है? मीडिया को आप कहते रहो, और मीडिया भी मस्त है अपना, चले जा रही है रास्ते पे, चले जा रही। जी नाउ योर चांस। प्रतीक भाई, कल मीडिया की बात नहीं है,
बात एक मीडिया एक बात है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज उनके अस्तित्व की लड़ाई है, आज उनके अस्तित्व पे क्रेडिबिलिटी पे उनके क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। देखिए ये पूरी तरीके से परसेप्शन क्रिएट करने की बात है। जहां तक ईवीएम की बात है, हमने दिल्ली जीता, पंजाब जीता, कर्नाटका जीता, हिमाचल प्रदेश जीता, जहां जहां भी इंडिया अलायंस जीता, जीतने के बाद भी हमने ईवीएम के जो मुद्दा है वो जीतते कैसे है फिर आप? जीतने के बाद हमने मुद्दा उठाया। अगर जीतते कैसे हैं? प्रतीक भाई 2014 से पहले यही भाजपा ही कह रहे थे। भाई मैंने सवाल का जवाब दिया, आप जीते कैसे? नहीं ईवीएम से जीते हैं। अरे भाई ये कैसा भाई, ये कैसा भाई, अरे ये भाई ये कैसी बात हुई? अरे रुको मारी, अरे ईवीएम से जीते हैं, ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, मीडिया में बात करें मीडिया पे उंगली उठाते हैं। अरे रुको, एक बात सुनो, मीडिया कोई दूध की धुली चीज नहीं है। चलो बोलिए। प्रतीक भाई ईवीएम पे अगर संदेह है तो उसमें इलेक्शन कमीशन आकर स्पष्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा? अगर इंडिया डेलीगेशन से समय मांगता है वो समय नहीं देते, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी होते उस पर जवाब नहीं देते, इंदौर के अंदर सारे प्रत्याशियों को बैठा दिया जाता है, नोटा का अधिकारों का हनन किया जाता है, जनता के अधिकारों का हनन होता है, उस पर सवाल नहीं पूछते। राइट मुझे याद आ गया, मैं आ रहा हूँ, आप ही का चांस है। आनंद डोबरियाल साहब ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा है, यहाँ आते हैं। आनंद डोबरियाल साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर जैसा किया एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनको सबसे पहला काम पानी पे, पर्यावरण पे, कृषि को खासतौर से जो ऑर्गेनिक बनाना है, जो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं उस पर, उस दिशा में काम करना पड़ेगा। आनंद मणि डोबरियाल साहब गाजियाबाद में रहते हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं, उनका ये सवाल मैंने लिया, यहाँ रख दिया। जी ना तो बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ऊपर क्या कहा था? नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईवीएम टैंपरिंग। तो ये पूछिए आप और कांग्रेस के लोग, आपके मैनिफेस्टो पे क्या लिखा था? मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि ईवीएम से हम वोटिंग कराएंगे और उसे वीवीपैट के साथ उसको चेक करेंगे। जहां ईवीएम को बेटा जो तुम बार बार पंजाब का उदाहरण दे रहे हो ना, मेरे कान में पड़ रहा है, वो वोटिंग का नहीं है मसला। वो मसला, हाँ मैंने सुन लिया, वो वोटिंग का मसला नहीं है, काउंटिंग का जो तरीका था। मैंने तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी मतलब है तो उनका भी नहीं है, वो पूरी उसका वो तरीके पे बात थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। जी वही मैं कह रही हूँ ना कि आधी नॉलेज बहुत गलत है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को तो पहचानते हो, तो जब ईवीएम के बारे में आपके पिटिशनर्स गए थे तो वहां पर क्या कहा गया? तो सुप्रीम कोर्ट को भी आपने मानना बंद कर दिया। अब ये कह रहे 295 जीत जाएंगे, ये 295 नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए बार बार ईवीएम पर रोना रो रहे हैं। राइट आजा। सर देखिए, आप देश के वरिष्ठतम पत्रकार, मैं आ गया मैं नीतीश के बाद। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि केवल भाई एक मिनट को भाई, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? सर मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि केवल मीडिया से सरकार नहीं बनती, लेकिन आपको सर पुराना युग याद होगा, जब चुनाव आचार संहिता लागू होता था तो दूरदर्शन पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के समय बांटे जाते थे सर उस समय, कि 15 मिनट पक्ष के लिए, 15 मिनट विपक्ष के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए 5 मिनट, सबका एक संतुलन की स्थिति होती थी। वो संतुलन की स्थितियां बिगड़ी है, इसके तरफ विपक्ष ध्यानाकर्षण, विपक्ष को ध्यान नहीं मिला, नहीं विपक्ष को वो स्पेस नहीं मिला जो सत्तारूढ़ पार्टी को मिला। लेकिन उसके बाद पेपर में तो बड़े ऐड थे, वो ऐड की स्थिति, बड़ा अच्छा पॉइंट याद दिलाया। विपक्ष ने जो ऐड तैयार किया वो चंदा और धंधा से संबंधित, उस ऐड को छापने से भी अखबारों ने पहली बार मना कर दिया कि आप ऐड कीजिए, और उसको फिर भी अखबार लेने के अखबार। एक बात बता दें आपसे भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, और जहां पे बिजनेस हो रहा हो वहां बिजनेस में कोई कुताही नहीं। और इलेक्शन में सारे लोग, जितने मीडिया हाउसेस होते हैं वहां पे पैसे आते हैं भैया, तो कोई मना नहीं करेगा। आपका भी ऐड चलाऊंगा, इनका भी ऐड चलाएंगे बराबर से। तो देखिए, मूल्यांकन करिए, चीजों का मूल्यांकन करिए, और वही बात कहनी चाहिए जो हक की हो, अच्छी हो। नमस्ते, कहां से आ रही हैं? मैं आ गया भैया, आ गया, कोई बात कहनी हो तो आ जाऊंगा मैं, हाथ उठा लो, आ गया जी। कहां से आ रही हैं? मैं एमपी से। एमपी से, मध्य प्रदेश में कहां की? शहडोल। हाँ जी। कांग्रेस 420 तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, 420 आए नंबर से, बहुत अच्छी बात है जी भाई, 420 नंबर आए तो बहुत, मैंने वही सुना,
हाँ हाँ ठीक, मैंने मान ली बात आपकी, मैं आ गया आपके पास। शहडोल की बात सुन लूं, आता हूं आपके पास जी। तो यहाँ रहती हैं या शहडोल में रहती हैं? नहीं, यहाँ रहती हूँ। यहाँ रहती हैं। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना। क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल, बहुत बढ़िया। शो का आनंद लीजिए, जब तक अच्छा लगे तब तक रुकिए, वरना उसके बाद घर पे बैठ के चाय पीजिए। घर पे बैठ के चाय पीजिए। हाँ बाबू जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए। सर, डिजिटल इंडिया का इतना 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है। डिजिटल है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा। आज हम सोशल मीडिया को इतना तवज्जो देते हैं, तो आज के डेट में हम क्या ओपिनियन पोल को तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी तो एक टाइप ऑफ डिजिटल इंडिया का ही रूप है। सर्वे है। अब वो ठीक है, हर आदमी को कहने का एक वो है जी। कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया जी। जी हाँ जी, इधर बैठिए बैठ जाइए। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ जैसे राहुल गांधी बैठ ने जाइए, बोला कि बैठ जाइए, बैठिए। हाँ जी, जैसे सर राहुल गांधी ने बोला कि आपने सिद्धू मूसेवाले का 295 गाना सुना, हाँ, और हमारी उतनी सीटें आएंगी, हाँ, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ भोए मियाँ का 420। कौन सा गाना? भोए मियाँ का 400। कौन सा गाना? भोए मियाँ का 400। भोए मियाँ 420 गाना सुनिए, कांग्रेस की उतनी सीटें आ सकती है। भोए मियाँ का गाना का कोई लाइन वाइन है? 420 ये गाना। कौन सा गाना है? हाँ? भोए मियाँ का गाना है? कोई भी गाना नहीं, अपने मन से मिला रहे हैं। बोल रहा है मोहे मियाँ। अरे भोए मियाँ का गाना है? कोई भी गाना है, उनको बोले सुनाने के लिए मोहे मियाँ गाना है तो गूगल आता है, गूगल करके सुनाओ ना। अरे देखिए भाई, हर आदमी का अपने कहने का, आप कोई होगा, उन्होंने गाना गाया होगा, मुझे नहीं मालूम। आप कैसे हैं? अरे मैं क्या गया, आप तो कलरफुल हो गए, बड़ा रंगीन हो गए आप तो। क्या नाम है आपका? भैया जी से मिलने का स्पेशल आते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो कांग्रेस में आ रहा, नीति का नंबर है ये। एक छोटा सा जवाब अभिषेक जी को देना चाहूंगी। अभिषेक जी को देना चाहेंगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहेंगी जी। सौरभ भारद्वाज जी से कह दिए हाँ। कि एक पेचकस लेके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस चले जाएं, वहां पे मशीन हैक करके दिखा दें। आप झूठे राष्ट्रवाद की बात कर जाइए ना, कितनी कमीशन करा, बिना छुए टेम्पर कर दीजिए, बिना टच किए टेम्पर दे दीजिए। मैं तो चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन को। आप लेके तो जाइए, अमेज़न की मशीन नहीं, ईवीएम की मशीन को हैक करके दिखाइए। झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं प्रतीक जी। अगर धारा 370 हटाना और कश्मीर में रिकॉर्ड तौर वोटिंग होना और तिरंगा लहराना झूठा राष्ट्रवाद है, तो ये राष्ट्रवाद अच्छा है। अगर भारत को चांद तक पहुंचाना झूठा राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद अच्छा है। अगर भारत में सर्जिकल स्ट्राइक्स करना झूठा राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद अच्छा है। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना झूठा राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद अच्छा है।